बच्चों, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ साहिल। आज आप जो लास्ट टॉपिक कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया हुआ था डी ब्रोगली कंसेप्ट। ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम ये पढ़ाया था कि मान लो कि गाड़ी रोड पे चल रही है, कार है, कार रोड पे चल रही है तो कार रोड पे सीधी नहीं चलेगी। कार रोड पे हमेशा वेव की फॉर्म में चलती है, ऐसे। ठीक है। अब कार का जो मास है वो हाई होता है। मास हाई होने की वजह से ये जो एम्पलीट्यूड है ये कम होगा और जो ये वेवलेंथ है ये भी कम होगी। इस वजह से हमें लगता है कि गाड़ी जो है वो सीधी चल रही है, लेकिन कार हमेशा क्या बनाती है, वेव की फॉर्म में ऊपर होके चलती है हमेशा। ठीक है। इसका हमने डेरिवेशन किया था, मैंने आपको इक्वेशन डिराइव कराई थी, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय एम वी। लैम्डा जो था ये वेवलेंथ थी, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल मूविंग। जब पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो उसकी जो वेवलेंथ होगी। ठीक है। h प्लैंक्स कांस्टेंट था, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, v वेलोसिटी है। तो देखो, अब अगर मास ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। मतलब ये जो दो हाइट के बीच का डिफरेंस है ये अगर कम है डिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या है कि ये इकट्ठे होके चल रहे हैं, तो आपको ये लगेगा कि गाड़ी सीधा चल रही है, लेकिन गाड़ी क्या बनाएगी, वेव। ऐसे ही कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है तो वो क्या बनाता है, वेव बनाता है, वो सीधा कभी भी नहीं चलता। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था डी ब्रोगली का। आप देखो, कार का मास है तो मास का मतलब क्या है कि ये क्या है, पार्टिकल है। जिस चीज़ का भी मास होता है उसको अपन क्या कहते हैं, पार्टिकल। और जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो वेव बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल है वो दोनों नेचर शो कर रहा है। मतलब कार जो है वो दोनों नेचर शो कर रही है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। ठीक है। तो ये डेरिवेशन तक हमने पढ़ लिया था। आज इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद एक इसमें सब टॉपिक है आगे। अगला टॉपिक है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ, इसी में ही आगे सब पार्ट है, कैलकुलेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ व्हेन ऑन ए चार्ज बॉडी। जब किसी भी चार्ज बॉडी के ऊपर आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, पोटेंशियल इज अप्लाइड। जब कोई चार्ज बॉडी है आप उसको पोटेंशियल अप्लाई करके एक्सेलरेट करा रहे हैं। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। ये मास है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से v की वैल्यू निकालूं तो v हमारे पास देखो, ये काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंटू 2, ये 2 पर जाके मल्टीप्लाई अपॉन m, ये किसके इक्वल आ रहा है, v स्क्वायर के। तो v किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, रूट। तो वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो किसके इक्वल आएगी, काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 बाय एम के। ठीक है। अब इसके बाद देखो, जो हमने मैटर वेव है, मैटर वेव की वेवलेंथ का फॉर्मूला भी लिखा था, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय एम वी। ठीक है। ये क्या है, वेवलेंथ ऑफ एनी मैटर वेव। ठीक है। अब ये v की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा h बाय एम इंटू
अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंटू 2/m। तो ये यहाँ पे अगर आप सोल्व करते हो तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, h बाय ये m जो है इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट m इंटू अंडर रूट m ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंटू 2/m। तो अंडर रूट m से अंडर रूट m कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो भाई एक तो फॉर्मूला ये बनेगा कि भाई अगर आपको काइनेटिक एनर्जी बता रखी है ऑब्जेक्ट की और वो पूछ रहे कि उस काइनेटिक एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंगली पार्टिकल की वेवलेंथ कितनी होगी, तो वो आप यहाँ से निकालोगे इस फॉर्मूले से, ये आपने ध्यान रखना है। अब इसके बाद एक फिजिक्स में पॉइंट आता है, आप पढ़ते हो कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल आता है चार्ज इनटू पोटेंशियल के, चार्ज ऑन बॉडी V जो है ये पोटेंशियल अप्लाइड है, ये कैपिटल V लिखना है आपने, पोटेंशियल अप्लाइड। जब आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो, पार्टिकल के ऊपर चार्ज है तो पार्टिकल क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो पार्टिकल की क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो एक हमारे पास आप ये वैल्यू को वहाँ पुट कर सकते हो, तो एक फॉर्मूला ये बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू m इंटू क्यू इंटू में v, 2 इंटू एम इंटू क्यू इंटू कैपिटल V है, ध्यान रखना है ये पोटेंशियल अप्लाइड है, ठीक है। तो अगर आप पार्टिकल के ऊपर पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो, पार्टिकल का चार्ज आपको पता है, पार्टिकल का मास आपको पता है, ये तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, पार्टिकल की वेवलेंथ, ठीक है। ये आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आप यही फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हो, ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप ये वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखें तो देखो लैम्डा इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी होती है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 किलोग्राम, मीटर की पावर -2, सेकंड की पावर -1, ये हमारे पास h की वैल्यू है, ठीक है। आप सीधा भी लिख सकते हो जूल सेकंड अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इंटू में v देखो उस इक्वेशन में अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आपको इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। फॉर्मूले में वेरिएबल क्या है, सिर्फ v। इलेक्ट्रॉन के लिए ये सभी वैल्यू आपको पहले से पता है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। ये 12.27 अपॉन अंडर रूट v एमस्ट्रॉन्ग ये फॉर्मूला आएगा। ये आपने ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन के लिए कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, तो इतनी कैलकुलेशन करने की बजाय इलेक्ट्रॉन के लिए सीधा याद रख लो कि वेवलेंथ अगर इलेक्ट्रॉन की निकालनी है तो ये फॉर्मूला बनेगा। जो अप्लाइड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू यहाँ पे पीछे एमस्ट्रॉन्ग, 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो आप पहला न्यूमेरिकल हम इसमें ट्राई करते हैं। एक चीज़ मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ध्यान रखना है कि जो बल्ब से लाइट आ रही है, बल्ब की लाइट की वेवलेंथ निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना है हमेशा, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू फॉर एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी वेवलेंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, जैसे कोई ये कहे कि मैं क्रिकेट की बॉल को फेंक रहा हूँ। अब मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब आप क्रिकेट की बॉल को फेंकते हो तो क्रिकेट की बॉल सीधी नहीं जाती। आप मान लो कि ऐसे फेंका, आपने ऊपर की तरफ फेंका, वो प्रोजेक्टाइल बना रहा है, ऐसे जाएगी और फिर ऐसे नीचे की तरफ आनी शुरू होती है। जब हम बॉल को फेंकते हैं तो वो ऐसे एंगुलर पाथ में एक हाइट तक जाता है और फिर नीचे आता है। अब आपा को लग रहा है कि बॉल सीधी जा रही है, बॉल सीधी नहीं जाएगी। जब बॉल आगे बढ़ रही है तो बॉल वेव बनाती हुई आगे बढ़ेगी, एक वेव की हाइट आएगी और फिर नीचे आना शुरू होएगी। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है जिसका मास हो तो उसकी वेवलेंथ बनती है। तो जब पार्टिकल की वेवलेंथ निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। अब देखो, मान लो कि हमारे पास पहली स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, दैट हैज बीन एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल ऑफ 1 किलोवोल्ट। वो कह रहा है कि 1 किलोवोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, तो 1 किलोवोल्ट के पोटेंशियल अप्लाई के अंदर उसकी वेवलेंथ कितनी आएगी। अब इस केस के अंदर देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब मैटर वेव है, मैटर की वेव है। तो मैटर की वेव के लिए आपको ये पता है कि अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, और एक अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया है कि भाई जब पोटेंशियल अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रॉन का हो, फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली, इलेक्ट्रॉन के लिए हमने लिखा था 12.27 डिवाइडेड बाय √v एंगस्ट्रॉम। ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया है, बुक में नहीं है, आपने ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला यही बनेगा। अब इसके बाद आप पोटेंशियल की वैल्यू रख दो। देखो पोटेंशियल कितना है, 1 किलोवाट, यहाँ पे आपने वॉट में रखना है। तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, 12.27 डिवाइडेड बाय √1000 इंटू में एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व करने के बाद आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो भाई यहाँ से जो आपके पास आंसर आएगा वो 3.87 इंटू 10⁻⁻11 मीटर आएगा। ठीक है, आप इस कैलकुलेशन को करके देख लेना, तो आपके पास जो आंसर है वो ये आ रहा होगा। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन ये है कि हमारे पास वो ये कह रहा है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है। भाई इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो इतना है। वो कह रहे हैं कि अगर इफ काइनेटिक एनर्जी इज 3 इंटू 10⁻⁻25 जूल, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है तो वो कह रहा है कि वेवलेंथ निकालो, फाइंड लैम्डा। अब देखो, एक हमने फॉर्मूला ये बनाया था कि भाई लैम्डा इज इक्वल टू h/√2 इंटू m इंटू में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आपने ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं।
न्यूमेरिकलों में क्या कर रखा है, दोबारा से डेरिवेशन कर रखे हैं। आपने दोबारा डेरिवेशन नहीं करना, आपने सीधा फॉर्मूला लिख के आगे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो h की वैल्यू आपको पता है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड या किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम इंटू काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 इंटू 10 की पावर -25 जूल का मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। जब अपन ने डायमेंशन सोल्व करे थे तो इसके डायमेंशन जो है वो अपन ने यही बनाए थे, ठीक है। अब इसके बाद आपको बस ये कैलकुलेशन सोल्व करनी है। तो देखो 6.62 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 9.11 इंटू 3, इसको साइड करो। पावर देखो कितनी है, -31 -25 तो मतलब 10 की पावर -66। अगर आप इसको अलग लिखें और इसकी पावर को 1/2 करें तो इसकी पावर को 1/2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर -33, ठीक है। तो ये पावर ऊपर जाके प्लस हो रही होगी तो आपके पास क्या बचेगा, 6.62 इंटू 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 9.11 इंटू 3, ठीक है। तो आपके पास कैलकुलेशंस में ये बच रहा होगा। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 896.7 नैनोमीटर। आप कैलकुलेशन करके देख लेना भाई, मैं लास्ट पॉइंट लेके आ गया हूँ, आपको बस इसके बाद कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये आंसर आ जाएगा -31 56 28, तो ये बचेगा -6। तो भाई ये इससे क्वेश्चन बन सकता है। अब इसके अलावा जो इस पे से क्वेश्चन आ सकता है वो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि भाई कैलकुलेट वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ निकालनी है ऑफ इलेक्ट्रॉन की मूविंग विद, क्वेश्चन में वो हमारे को ये कह रहा है कि कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ वेव associated with, calculate wavelength of wave associated with an electron, जो इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ी हुई है, with velocity 10 की पावर 3 मीटर सेकंड इनवर्स। वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो निकालो अगर उसकी वेलोसिटी ये है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, पहला फॉर्मूला हमने ये लिखा था, अब हमने यही लैम्डा ही फाइंड करना है। तो h 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड अपॉन मास 9.11 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम इंटू वेलोसिटी 10 की पावर 3 मीटर सेकंड इनवर्स। अब सबसे पहला काम आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ देखो जूल है, यहाँ पे किलोग्राम है, तो पहले आप यूनिट सेम करके काटोगे, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, अदरवाइज आंसर सही नहीं आएंगे। अब इस केस के अंदर जूल के डायमेंशंस आपको पता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कट जाएगा, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, मीटर से 1 पावर मीटर की कट जाएगी, तो वेवलेंथ की यूनिट बच रही है मीटर। तो आखिरी में आप लिख लो यूनिट क्या बच रही है, मीटर। बस अब कैलकुलेशनें करनी है।
तो अब 10 की पावर -31 प्लस 3 -28 बच गया नीचे, ऊपर जाके +28 तो 6.62 इंटू 10 की पावर -34 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 9.11। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लो तो 6.62 डिवाइडेड बाय 9.11 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। आप इसको आगे सोल्व कर लो कैलकुलेशन को, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7.25 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। जब आप इसको डिवाइड कर रहे होगे तो ये आ रहा होगा 0.725 इंटू 10 की पावर -6। ये तो ऐसे ही रह गया। इसको जब इससे डिवाइड किया तो ये आ रहा होगा, कैलकुलेटर से करके देख लेना एक बार। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 7.25/10, वो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी और आंसर जो है वो ये आ जाएगा। तो भाई जो हमारा रिलेटिव टॉपिक है इससे ये न्यूमेरिकल बन सकते हैं। अब इसके बाद इस पे से एक पॉइंट और कई बार आ जाता है, 1-2 नंबर का वो क्वेश्चन पूछ लेता है हमारे से। अब बोहर का जो पोस्टुलेट है एंगुलर मोमेंटम का, उसको डी ब्रोगली का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल इजीली एक्सप्लेन करता है। देखो नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ बोहर्स पोस्टुलेट of angular momentum from de Broglie equation। अब देखो हमारे को बोहर ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट। उसने हमारे को ये कहा था बोहर ने कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिट के अंदर। मान लो कि ये न्यूक्लियस है, ये n=1 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब हमारे को डी ब्रोगली ने ये कह दिया कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो वेव बनाता हुआ मूव करेगा। According to de Broglie, when particle is moving, it is behaving like wave। जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो कैसे बिहेव कर रहा है, वेव की तरह। तो इसका मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में मूव कर रहा होगा तो भाई ऐसे वेव बनाता हुआ मूव कर रहा होगा। ठीक है, वो इस एक्सिस के ऊपर सीधा नहीं घूमेगा। ऐसा नहीं है कि एंगुलर वेलोसिटी पूरी शो कर रहा है इस पे। वो क्या करेगा, ये जो पाथ है इस पाथ पे ऐसे वेव बनाएगा और वो वेव बन रही होगी। अब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में तब रिवॉल्व करेगा जब इस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम वेवलेंथ का कुछ इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब यहाँ पे वेव बन रही है, यहाँ से लेके ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ तक एक वेव बन गई ये। ठीक है, और इसको वेवलेंथ यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या बन रही है, वेवलेंथ लैम्डा। तो इसका मतलब क्या है कि जो एंगुलर जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस 2πr जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए किसके, वेवलेंथ के। वेवलेंथ किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो अब इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला हमने अभी लिखा है। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हम कैसे फाइंड कर रहे थे, h/mv के। तो वो वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो। अब देखो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv के इक्वल आता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2πr इज इक्वल टू n इंटू h/mv के। अब आप mv को यहाँ ले जाओ तो mvr इज इक्वल टू nh/2π।
तो ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल है, सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π विच वाज द बोहर्स पोस्टुलेट, दिस वाज द बोहर पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और बोहर का जो पोस्टुलेट था एंगुलर मोमेंटम का, उसको डी ब्रोगली के कंसेप्ट ने क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टॉपिक था रिलेटेड टू डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हम इसके अंदर शुरू करेंगे हमारा हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तब तक आप इसको पढ़ के रिवाइज करो। थैंक यू।